मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उधम सिंह नगर दौरे पर पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान तिरंगा झंडा भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, उसमें वो शामिल होते नजर आए। वहीं सीएम धामी ने सैनिक सम्मान समारोह में भी भाग लिया। सीएम धामी ने इस दौरान वहां कार्यक्रम को संबोधित भी किया। सैनिक सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के आज दौरे पर थे। उधम सिंह नगर दौरे के दौरान बहुत सारे कार्यक्रम बैक टू बैक उनके वहां पर शेड्यूल थे, जिनमें एक एक करके वो भाग लेते नजर आए। वहां पहुंचकर जनता के सामने, वहां मौजूद लोगों के सामने संबोधन के जरिए अपनी बात रखते नजर आए। पहले भूमि पूजन कार्यक्रम में और उसके बाद सैनिक सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लेते नजर आए उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी। सेना के वीर योद्धाओं का सानिध्य पाकर सच में मेरा मन बहुत ही भावुक हो रहा है, क्योंकि जब भी मैं सैनिकों के बीच होता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मानो जैसे मैं अपने पूज्य पिताजी के सानिध्य में हूं। जो अनुशासन मैंने उनसे सीखा, जो सेना के अंदर सिखलाई होती है, वो सच में कुछ न कुछ जीवन में हम उसको पाकर आज अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। और आज मैं ऐसे ही अपने परिवारों के बीच में हूं। भाइयों बहनों, पिताजी की ये 5वीं पुण्यतिथि को लेकर जब मैंने माताजी से पूछा कि किस प्रकार से हमें उनकी पुण्यतिथि पर कोई कार्यक्रम करना चाहिए, किस प्रकार से उनको मनाना चाहिए, क्योंकि माताजी की बहुत इच्छा रहती है कि कोई न कोई कार्यक्रम जरूर होना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से 11 से 13 अप्रैल तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाली चौथे खेलो मास्टर्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए उत्तराखंड टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें, इस आयोजन में एथलेटिक्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, शूटिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल जैसे खेल शामिल होंगे। सीएम धामी ने चौथे खेलो मास्टर्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी और कहा कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति में खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा देने के प्रयास किए गए हैं। उत्तराखंड में आयोजित नेशनल गेम्स में राज्य ने 7वां स्थान प्राप्त किया था। सीएम ने कहा, उत्तराखंड अब खेल भूमि के रूप में भी अपनी पहचान बना चुका है। और अब बात करेंगे बड़ी खबर की। 11 अप्रैल से कमर्शियल वाहनों के ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, ऑनलाइन ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन दिया जा सकेगा और चारधाम यात्रा पर जाने वाले वाहनों के लिए इस बार ये जो ग्रीन कार्ड है वो अनिवार्य है। चूंकि अनिवार्य है तो फिर सबको कराना जरूरी है। लोकल वाहनों का ग्रीन कार्ड 30 नवंबर तक के लिए मान्य रहेगा, जबकि दूसरे राज्यों से जो वाहन वहां पर पहुंचेंगे, यानी कि बाहरी राज्यों के वाहनों के लिए 15 दिनों तक के लिए ग्रीन कार्ड मान्य रहने वाला है। 15 दिनों की इस ग्रीन कार्ड की वैलिडिटी रहने वाली है। और जो लोकल वाहन है, वहां के जो स्थानीय व्हीकल्स होंगे, व्हीकल ऑनर्स होंगे, उनके लिए 30 नवंबर तक के लिए ग्रीन कार्ड जारी किया जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है, आवेदन दिया जा सकता है। 11 अप्रैल से यानी कि परसों से इस मामले की शुरुआत हो जाएगी। इस प्रोसेस को शुरू कर दिया जाएगा। सभी आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों से बोर्ड इस कार्ड को बनवाया जा सकता है। बोर्ड के मेंबर्स इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से पूरी की जा रही है। 30 अप्रैल से उत्तराखंड की ये चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। यात्रा के लिए 11 अप्रैल से कमर्शियल वाहनों के ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे।
उधर केदारनाथ के लिए 31 मई तक हेली टिकट फुल हो चुके हैं। जी हां, IRCTC ने कल ओपन की थी वेबसाइट और मात्र 5 घंटों में ही सारी की सारी बुकिंग ऑलरेडी फुल हो गई। पहले ही दिन पूरे महीने की बुकिंग करवा ली गई। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण बस इंतजार कर रहे थे मानो कि कब इसकी बुकिंग होनी शुरू हो और हम अपने लिए बुक करवा लें। केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा 31 मई तक के लिए फुल हो गई है, यानी कि अब जो बुकिंग होगी वो 31 मई के बाद की तारीखों के लिए होगी। 8 अप्रैल को IRCTC ने बुकिंग के लिए वेबसाइट को खोला था और वेबसाइट खुलते ही मात्र 5 घंटों के अंदर ही 31 मई तक के लिए सारे टिकट्स बिक गए, बुक हो गए, फुल हो गए। पहले चरण के लिए 8 अप्रैल से 31 मई तक के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग शुरू की गई थी। वहीं अब 31 मई से आगे की बुकिंग अगर कोई करवाना चाहता है तो उसके लिए उसे थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जल्द ही नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा, ताकि जो यात्री टिकट बुकिंग से छूट गए हैं, जिनका रह गया है, वो हेलीकॉप्टर की टिकट बुकिंग आगे करवा सकेंगे जब दोबारा से 31 मई की आगे की तारीखों के लिए बुकिंग ओपन होगी। 2 मई से बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा बता दें आपको शुरू होने जा रही है। हरीश खन्ना हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड है। हरीश, वेबसाइट ओपन होते ही 5 घंटे में 31 मई तक के लिए सारी बुकिंग फुल हो गई, ताज्जुब की बात है। बिल्कुल, देखिए शिल्पा, जिस तरह से यात्रा शुरू होने जाती है प्रतिदिन है, तो उसकी तमाम तैयारियां यहाँ पर की जाती हैं ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको। और अगर हम बात करें इन सेवाओं की, तो हेली सेवा की जो 31 मई तक की जो बुकिंग जो फुल हो गई, और हालांकि कल यहाँ पर जांच की बात नहीं है, से ये बताया जा रहा था कि 40 मिनट में लगभग 14,000 लोगों ने टिकट बुक किया है। इसके लिए जांच के आदेश हुए हैं और इस आदेश के अनुसार अगर इस तरह की अगर चीजें पाई जाएंगी तो उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो इसमें सम्मिलित पाए गए हैं। लेकिन एक जो संख्या जो निकल कर के सामने आ रही है कि जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो हेली सेवा यहाँ पर ले रहे हैं, और उड़ियन विभाग खुद इस पर मॉनिटरिंग कर रहा है। किसी तरह से कोई फर्जीवाड़ा ना हो, इस पर भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। फर्स्ट फेज के तहत 8 अप्रैल को बुकिंग हो गई है, 31 मई तक के लिए बुकिंग करवा ली गई है। जो लोग छूट गए हैं वो कब करवा सकेंगे, कोई टेंटेटिव डेट? देखिए, अभी समय है चारधाम यात्रा शुरू होने में, और केदारनाथ की अगर बात करें तो जहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों को जरूरत होती है कि लोग ये चाहते हैं कि वो केदारनाथ जब पहुंचे तो वो हेली सेवा से वहां पर पहुंचे। तो इसी के लिए अगर 31 मई तक की अगर बात करें तो अभी फिलहाल जो कंडीशन है वो क्योंकि जो यहाँ पर जो कंपनियां हैं जो यहाँ पर हेली सेवा दे रही हैं, तो उन कंपनियों को यहाँ पर टेंडर दिया गया है, और इसमें लगभग ये बताया जा रहा है कि जो हेली सेवा है 31 मई तक के फुल हो गई है। जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो पूरी तरह से फुल बताया जा रहा है। हालांकि जो ऑफलाइन है, ऑफलाइन भी यहाँ पर लोग अपना टिकट ले सकते हैं, लेकिन अगर उसमें सिर्फ संभव नहीं होगी तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कब तक ये डेट है कि आगे बढ़ सकती है। लेकिन अभी बहरहाल जो बुकिंग है वो फुल हो चुकी है, लेकिन उसके बाद जैसे ही 5 घंटे के अंदर अंदर बुकिंग फुल हो गई, ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है हरीश कि कितने उत्साहित है तमाम श्रद्धालुगण यहाँ आने के लिए, और इसीलिए उस हिसाब से व्यवस्थाएं फीचर्स तो दुरुस्त रखनी होगी। ये बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा चैलेंज प्रशासन के सामने। निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि बड़ा जो आंकड़ा है अभी तक की अगर बात करें तो चारों धाम के जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लगभग 14 लाख के आसपास जो लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए हैं। और हालांकि जो 15 दिन का जो समय इसमें रखा गया था, उसके बाद जो ऑफलाइन जो लोग रजिस्ट्रेशन है वो भी यहाँ पर करेंगे। बहरहाल ये बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड के जो चारों धाम के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। हेमकुंड साहिब के जब कपाट खुलेंगे यानी कि मई में, तो फिर से जो यात्रा का जो आंकड़ा है, जो यात्रियों का जो तीर्थ यात्रियों का जो आंकड़ा है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। और इसके अलावा अगर हम तमाम क्षेत्रों की बात करें जहाँ पर हेली सेवा जहाँ पर दी जाती है, खासतौर पर केदारनाथ की अगर बात करें, केदारनाथ में अभी मई तक जो स्लॉट है वो पूरी तरह से बुक हो चुका है। लेकिन उसके बाद ये डेट फिर खुलेगी और इस तरह से जो आने वाले लोग हैं उनको दोबारा यहाँ पर मौका दिया जाएगा, यानी कि जो लोग छूट गए हैं उनको दोबारा से मौका दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हरीश खन्ना, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। उत्तराखंड में हर साल चारधाम यात्रा पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण पहुंचते हैं। इस बार भी चारधाम यात्रा पर 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। वहीं बीजेपी की एक वरिष्ठ नेत्री ने कहा है कि उत्तराखंड की सभी चारधाम यात्रा की तैयारियों में विभाग ऑलरेडी जुटे हुए हैं। इस बार भी ऐतिहासिक चारधाम यात्रा पर लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचेंगे।
यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार वो संपर्क में हैं। देखिए, आज से ही नहीं, करीब 2 महीने पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद यात्रा की कमान संभाली है। लगातार तैयारियों की समीक्षा वो कर रहे हैं। जो विभिन्न विभाग, क्योंकि एक विभाग के अंतर्गत नहीं आता, बहुत सारे विभागों का कोऑर्डिनेशन इस यात्रा के लिए चाहिए होता है। पिछली बार जिस संख्या में तीर्थयात्री हमारे उत्तराखंड में आए और चारों धामों के साथ साथ जो अन्य पर्यटक स्थलों पर भी वो गए, तो एक रिकॉर्ड पिछली बार उत्तराखंड में बना है। और इस बार भी जो संभावना है कि बड़ी संख्या में यात्री यहाँ आएंगे, तो उनकी यात्रा कैसे सुगम हो और साथ साथ जो स्थानीय लोगों के हित हैं वो भी दिमाग में रखते हुए मुख्यमंत्री जी एक योजना रचना कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी हमारी यात्रा ऐतिहासिक होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी उत्तराखंड आने वालों को ये संदेश भी देना चाहूंगी कि आप उत्तराखंड आए, मन में आस्था लेकर आए और पहाड़ के प्रति प्यार भी लेकर आए, कि जहाँ आप आ रहे हैं उस जगह को हमें स्वच्छ भी रखना है, संरक्षण भी करना है, क्योंकि बहुत फ्रेजाइल हमारे ये पहाड़ हैं। तो जितना हम उसको स्वच्छ रखेंगे, जितना हम दोहन करने की मंशा ही आएंगे, उतनी हमारी यात्रा भी अच्छी होगी और भगवान भी प्रसन्न होंगे। चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संचालन के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को जमीनी स्तर पर उतारने का काम चल रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम तक पहुंचने वाले मार्गों को देखकर स्नान घाटों का निर्माण, पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करना और विद्युत लाइनों, गंगनानी से झाला तक कटिंग और मरम्मत के साथ ही मंदिर आदि के सुरक्षात्मक कार्य भी इनमें शामिल है। जिलाधिकारी ने गंगोत्री धाम में चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि तीर्थस्थल पर लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण और मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिलाधिकारी ने कहा, इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य चारधाम यात्रा को सुगम बनाना, सुरक्षित बनाने के साथ ही श्रद्धालुओं को उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रोवाइड करवाना है। इस बार हमारी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं की योजना बहुत पूर्व से हम लोग उसमें काम कर रहे थे और काफ़ी हमारे विभिन्न विभागों की योजनाएं अभी निर्माणाधीन है। तो मुख्य हमारा गंगोत्री धाम के लिए जो BRO का रोड है जी, उसमें जगह जगह काम चल रहा है और डामरीकरण का काम लगभग 50-51 किलोमीटर में होना है, वो भी लगभग आधा हो गया है। और कुछ हमारे जो वॉश आउट पॉइंट थे वहाँ पर भी ट्रीटमेंट वाला कार्य चल रहा है। मैया की बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं धाकड़ धामी जी का। उनकी नज़र है गंगोत्री यमुनोत्री की तरफ और उन्होंने 40 करोड़ रुपए हमारे लिए जो स्वीकृत किया है, जिससे घाटों का निर्माण भी उसमें है, जो मंदिर समिति घाट जो बनने हैं उनका निर्माण होना है, साथ में जो रास्ते बनने हैं, तो उनका मैं व्यक्तिगत तौर पर और सारी मंदिर समिति, सारे पुरोहितों की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और काम हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा लेट तो हुई। पैसा तो साहब ने कर दिया था शायद, मुझे लगता है पहले, लेकिन काम में थोड़ा लेट हुई टेंडर वेंडर में। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे जो धामी जी ने हमारी तरफ ध्यान दिया है, माँ भगवती गंगा के इस उद्गम स्थल की तरफ, गंगोत्री की तरफ जो ध्यान दिया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वैसे तो इस काम ने बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जो इन्होंने बजट रिलीज़ किया है गंगोत्री धाम के लिए, घाटों की मरम्मत के लिए, थोड़ा पहले हो जाना था। लेकिन दूर देखो थोड़ा लेट में है, लेकिन ठीक है, काम युद्ध स्तर पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बजट रिलीज हो गया और काम जो है युद्ध स्तर पर। घाटों की मरम्मत होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी घाट वगैरह जो कुछ भी उनकी व्यवस्था अच्छे प्रकार से होनी चाहिए। फिर मैं एक बार मुख्यमंत्री जी और विधायक जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विकासखंड सभागार में विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि काश्तकारों की आमदनी में बढ़ोतरी के लिए समूहों के माध्यम से क्लस्टर आधारित एकीकृत कृषि पर कार्य करें। उन्होंने बताया, जनपद में कुक्कुट की खपत की तुलना उत्पादन में नगण्य है, जिसे बढ़ाए जाने के लिए उन्होंने क्लस्टर कुक्कुट पालन की एक कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं और कहा है कि सभी 15 विकासखंड अनुकूलता के मुताबिक इस योजना का चयन करते हुए उसे क्लस्टर के रूप में सफल बनाते हुए जनपद में ऐसे 15 उदाहरण स्थापित करें। हमने कहा कि हर ब्लॉक में 2-2, 3-3 क्लस्टर पे करना है काम, और
और जितना 80% सब्सिडी उत्तराखंड सरकार दे रही है, और जो सब्सिडी नहीं मिलेगी उसको हम कोऑपरेटिव से उनको 0% पे दे देंगे ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे क्लस्टर को चयनित सभी बीडीओ करेंगे। और मुझे लगता है कि इससे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाए, हमारे पहाड़ का प्लान जो है उस पर हम बहुत साइंटिफिक मोड पे इस काम को ले जाएंगे। और मुझे लगता है कि कुछ स्मार्ट बॉडी जिले पे काफी क्लस्टर तैयार। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने देहरादून के ज्वाली ग्रांट स्थित प्राकृतिक शिक्षा केंद्र में उत्तराखंड की पहली तितली गैलरी स्थापित की। इस गैलरी में उत्तराखंड की तितलियों की उच्च रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें प्रदर्शित की गई। ये गैलरी एक शैक्षिक और जागरूकता मंच के रूप में काम करेगी। वन रेंज अधिकारी के मुताबिक उत्तराखंड में तितलियों की तकरीबन 500 प्रजातियां पाई जाती हैं और हमारे पास उनमें से 105 प्रजातियों की बेहद हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले है, तस्वीरें हैं। यहाँ तितलियों के जीवन चक्र को भी एग्जीबिशन में लगाया गया है, प्रदर्शनी में लगाया गया है। जिलाधिकारी ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कोठाल गेट, साईं मंदिर, जिला राम चौक के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। मॉनसून से पहले सभी कार्य पूर्ण करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता और समय से कार्य पूर्ण करने के साथ ही साइन बोर्ड लगाने के भी इंस्ट्रक्शंस दिए ताकि पर्यटकों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उन्हें कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। मॉनसून के दौरान दरअसल जलभराव वाले क्षेत्रों में मरम्मत कार्य करने के भी निर्देश दिए गए हैं। यात्रा सीजन और पर्यटन सीजन को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। उत्तराखंड आने वाले यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए। फील्ड इंस्पेक्शन के दौरान कुछ जगहें ऐसी चिन्हित की थी जो हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर। बहुत अत्यधिक मात्रा में कम्यूटर्स और व्हीकल्स का आवाजाही होती है वहाँ से, और हमारे जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है उनके रूट में भी ये पॉइंट्स इनएविटेबली पड़ते हैं। हरिद्वार के आर्यनगर गाजीवाली गांव के एक घर में जोरदार ब्लास्ट से सनसनी फैल गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि घर की खिड़कियां और दीवारें तक टूट गई। इस धमाके में एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस और राहत बचाव की टीम ने घटनास्थल को सील कर दिया है। ब्लास्ट की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि घर में रखा हुआ सिलेंडर और अन्य गैस उपकरण पूरी तरह से सुरक्षित है, यानी कि ये स्पष्ट हो जाता है, साफ हो जाता है कि धमाके की वजह गैस लीक होना तो नहीं है, सिलेंडर का फटना भी नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। जांच जारी है कि आखिरकार धमाके की वजह क्या रही। सुशांत सिंह नेगी गाजीवाली में रहते हैं। इनके घर में एक पोर्शन में ब्लास्ट हुआ है। इनके इस घर में इनके सभी पुत्र और परिवार रहते हैं। इनके दिनेश सिंह जो पुत्र है इनका, जिसके पोर्शन में एक किचन के साइड से मेन ब्लास्ट हुआ है, तो उसकी दीवारें वगैरह टूटी हैं और परिजन चोटिल हुए हैं और इनके फफोले वगैरह पड़े हैं जो रसने के साथ पड़ते हैं। इसमें मौके पर हमारी फॉरेंसिक साइंस की टीम डीडीएस स्क्वाड है, तो हम विस्फोट के कारणों का पता लगाएंगे। किसानों ने जोशीमठ के ब्लॉक सभागार में एक बैठक का आयोजन किया। वहीं गुस्साए सेब के किसानों का कहना है कि 2023 में और 2024 में सभी किसानों ने अपने अपने सेब की फसलों का बीमा पॉलिसी लिया था, जिसका भुगतान अब तक किसानों को हुआ ही नहीं। बता दें आपको, जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांव में सेब की पैदावार होती है, जिसको लेकर किसान अपनी फसलों का हर साल समय समय पर हज़ारों रुपये का बीमा पॉलिसी करवाते हैं। लेकिन इस बार किसानों में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। किसानों का कहना है कि जल्द ही अगर उनकी धनराशि उन्हें नहीं दी गई तो आगे आने वाले दिनों में वो आंदोलन करने की चेतावनी देते नजर आए। के किसान भाइयों के संबंधित जो रबी की फसल 2023-24 नहीं आ पाया है, कई ऐसे किसान भाई हैं जो ब्लॉक जोशीमठ के भीतर कई ऐसे किसान हैं जिनकी फसल बीमा अभी तक उनको नहीं मिल पाया है और कई लोगों को फसल बीमा मिला हुआ है, परंतु जो अभी जो सरकार की जो हमारे इंश्योरेंस कंपनी की जो गाइडलाइन थी उसके आधार पर नहीं मिल पाया है, जिससे कि आज सभी लोग इस जोशीमठ ब्लॉक सभागार में आकर अपने अपने गाँव की समस्या लेकर लोग सभागार में आए और अपने फसलों के बारे में लोगों ने, ग्रामीणों ने अध्यक्ष महोदय के समक्ष जानकारी दी।
प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में भी एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें रानीपुर झाल के पास एक कार डिवाइडर से जा टकराई। यह हादसा इतना भयानक था कि कार के बुरी तरह से परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक शख्स की जान गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस हादसे की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। वहीं हरिद्वार जिले की रुड़की गंगनहर कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरों का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करते हुए चोरी किए गए 16 दोपहिया वाहन और उनके पार्ट्स भी बरामद कर लिए। पुलिस अब आरोपियों के अन्य सदस्यों की तलाश करने में जुट गई है। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देश पर जिले में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के लिए अभियान चलाया जा रहा था, जिस कड़ी में पुलिस ने ये कामयाबी हासिल की। ये वाहन चोरी गैंग भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाते थे, सुनसान इलाकों में रेकी करते थे, उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। एक सदस्य मोटरसाइकिल चोरी करता था और उसके बाकी के साथी, कहीं कोई वाहन स्वामी अचानक वहां पर ना आने पाए, अन्य लोग वहां पर इन लोगों को पकड़ न ले, इस पर नजर रखता था। ग्रामीण सीओ रुड़की और इंस्पेक्टर गंगनहर और इनकी टीम के द्वारा वाहन चोरी की घटनाओं पर रोकथाम के लिए और जो की गई बाइकें हैं उनको चोरी गई बाइकों की बरामदगी के लिए जो टीम लगी थी, उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है, जिसमें 3 अभियुक्तों को अभी तक पकड़ा जा चुका है और एक अभियुक्त अभी इसमें फरार चल रहा है। इन 3 अभियुक्तों की निशानदेही में करीब 18 बाइक पुलिस को मिली हैं और 18 बाइकों में सबसे बड़ी बात यह है कि इस जनपद से चोरी की गई करीब 8 से 9 बाइकें हमें जनपद से मिली हैं और एक बाइक सहारनपुर और एक यमुनानगर की है। बाकी अन्य बाइकों के बारे में पता लगाया जा रहा है और इनसे अभी इसका जो मुख्य अभियुक्त है जो इस बाइकों को मॉडिफाइड करने का काम करता है, अंकित, वो अभी फरार चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि उसको भी जल्दी ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। और सिविल अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा से फरार बदमाश को पुलिस ने 7 घंटों की मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस फिलहाल बदमाश से पूछताछ कर रही है। साथ ही फरार होने के बाद उसके संपर्क में कौन कौन लोग गए थे, किस किस ने उसकी हेल्प की थी, इसे चिन्हित किया जा रहा है। बता दें आपको, भगवानपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को पकड़ा था। आरोपी पुलिस की गोली लगने के बाद घायल हो गया था, जिसके बाद पुलिस उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर गई। अस्पताल के वॉशरूम की खिड़की तोड़कर वो वहां से फरार हो गया। एसएसपी हरिद्वार के आदेश पर फरार अभियुक्त की तलाश में कई सारी टीमें गठित की गई थी, जिसके बाद ये कामयाबी हाथ लगी और इस फरार बदमाश को फिर से पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। रात को भगवानपुर के कुंजा बहादुरपुर क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के बाद घायल एक व्यक्ति जिसका नाम अंशुल है, वो हॉस्पिटल में एडमिट था। अस्पताल में जो उसके बाथरूम है उसके पीछे से खिड़की फांद के वो वहां से फरार हो गया था। पुलिस के द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही थी, उसको लगातार फॉलो किया जा रहा था। इस संबंध में मैं एसपी ग्रामीण और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा। इनके द्वारा बहुत मेहनत करते हुए 4 घंटे के अंदर इस पूरी जो व्यक्ति है उसको पकड़ा जा सका है। हालांकि इसमें जो पुलिस अभिरक्षा से फरार के मामले में जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा सुरक्षा में क्या चूक रही है, कहाँ पर चूक रही है, उसको भी हम लोग जरूर वेरीफाई कराएंगे।